अनुकूलन के बारे में जानकारी ली थी। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अनुकूलन कितने प्रकार का होता है। एक एक करके बच्चा रुबेदा आ गया हो। अनुकूलन, इसमें आप पहले अनुकूलन को बताएंगे कि हमने किन जीवों में मतलब अनुकूलन देखा था। स्थलीय लिखो, स्थलीय थल पे पाए जाने वाले। कल हमने किसका किया था? मरुस्थल, थल, स्थलीय। ठीक है, स्थलीय लिखो। हाँ चलिए, हाँ लिखो स्थल। चलो अगली जगह चलो। स्थलीय अनुकूलन, दिव्या आ गया हो। दूसरा अनुकूलन हमने कौन सा पढ़ा था? जलीय। स्थलीय अनुकूलन में मैंने आपको रेगिस्तान मतलब मरुस्थल और नागफनी वहां की वनस्पति के बारे में बताया था। हाँ चांदनी आओ बेटा। आज हम तीसरा अनुकूलन पढ़ने जा रहे हैं। जीव 3 जगहों पे रहते हैं, थल, जल और हवा में। वायु, वायु या हम इसको वायवीय अनुकूलन कहते हैं। अब जैसे कि इसके नाम से विदित है, वायवीय ऐसे जीव जंतु जो हवा में या वायु में जो आवास करते हैं। कौन से होते हैं वायु में आवास करने? चिड़िया और इतने सारे हैं पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। चिड़िया है, एरोप्लेन जीव जंतु नहीं है ना, मैं जीव जंतु की बात। अच्छा, उड़ने वाले केवल चिड़िया, कबूतर, तोता यही नहीं, और भी कुछ है क्या? हमारे घरों में जो उड़ते हैं, मच्छर, मच्छर, कीट, पतंगे, सांप, लेकिन वो दूसरी श्रेणी में आता है। देखिए, अगर हम उड़ने वालों की श्रेणी बताएं तो 2 तरह की श्रेणियां कहेंगे। एक जो उड़ते हैं वो कीट होते हैं, और वो कीट होते हैं छोटे छोटे होते हैं। मच्छर, मक्खी, तितली, ये सब छोटे जीव हैं। इनमें हड्डियां होती हैं? इसमें हम लोगों ने हड्डियां नहीं देखी है ना। ये छोटे जीव हैं। तरह के जीवों को देखा जो उड़ सकते हैं। एक है कीट और दूसरे हैं पक्षी, जैसे तोता, चिड़िया, कबूतर। अब इन दोनों जीवों में हैं तो दोनों उड़ने वाले, कीट भी उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग तरह का अनुकूलन पाया जाता है। समझ रहे? इन दोनों की रचना भी अलग अलग होती है, दोनों की बनावट भी अलग अलग होती है। तो पहले मैं आपको कीट के बारे में बताऊंगी कि कीटों में अनुकूलन होता है वो कैसा होता है। अब अगर हम लोग कीटों में अनुकूलन पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट है कि ये जो कीट होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, इनका वजन बहुत ही कम होता है। अगर मैं केचुए को और एक मच्छर को कंपेयर करूं तो केचुआ तो भारी है ना, वो उड़ नहीं सकता, वो तो रेंगता है। और जो मच्छर है या कॉकरोच है या मक्खी है, उनका शरीर बहुत ही हल्का होता है। पहला तो शरीर नहीं, लेकिन शरीर बहुत हल्का होता है। आप उसको कॉकरोच को बड़ा कह रही है ना, कभी अगर मेरे ऐसे पैर के नीचे आ जाए तो बहुत ही हल्का होता है वो, उसका वजन, उनका शरीर हल्का होता है। और दूसरा पॉइंट, इनके शरीर में हड्डियां मतलब अकशेरुकी, क्या कहेंगे? अकशेरुकी, अकशेरुकी होते हैं, मतलब हड्डी नहीं होती। तीसरा, इनके शरीर में पंख,
जो बहुत ही पतले, जैसे प्याज का छिलका होता है, प्याज के छिलके होते हैं जैसे सूखे हुए, उतना पतला इनका पंख होता है जिसकी सहायता से ये उड़ते हैं। किसी में एक जोड़ी होते हैं तो किसी में 2 जोड़ी होते हैं। एक वो हेलीकॉप्टर के जैसा कीट होता है ना, जिसमें 2 जोड़ी होते हैं। जैसे मच्छर में हमें 2 दिखते हैं, मक्खी में 2 दिखते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं, तितली में 4 होते हैं। तो बहुत ही हल्के पंख होते हैं जिनकी सहायता से ये उड़ सकता है। और सांस लेने के लिए श्वास रंध्र, मतलब इनके बॉडी में हम लोगों के जैसे पूरी श्वसन प्रणाली नहीं होती है। जैसे ये अगर ये कॉकरोच की बॉडी है तो यहाँ पर इनके पूरे शरीर में छेद होते हैं जिनको श्वास रंध्र कहते हैं। मतलब पाइप्स लगे होते हैं, एक पाइप से हवा जाती है, एक पाइप से हवा बाहर आती। तो हवा के भर जाने से इनका शरीर हल्का होता है और ये आराम से ऊंचाई तक उड़ लेते हैं। होते तो इतने छोटे हैं मच्छर मक्खी, लेकिन कितनी दूर दूर तक ये लोग उड़ लेते हैं। आपने मधुमक्खियों के छत्ते को देखा होगा, कितनी दूर दूर तक उड़ती चली जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं कीटों में जिनकी वजह से वो आराम से उड़ सकता है और ये इनका अनुकूलन कहलाता है। अब मैंने आपको कीटों का अनुकूलन बता दिया, लेकिन आप लोगों ने पक्षी भी देखे हैं, है ना। अब हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो पक्षी होते हैं क्या उनमें भी ऐसे ही गुण होते हैं या उनका अलग तरह का होता है। कैसा होता है? उनमें अनुकूलन अलग तरह का होता है। अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे तो हम इनका आराम से अवलोकन कर सकेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो पक्षियों का भी शरीर क्या होता है। अच्छा, एक मिनट, इसको शुरू करने से पहले ये बताइए, क्या आपने किसी पक्षी को ग्राउंड पे या किसी टहनी पर बैठे हुए देखा है? जब वो उड़ने वाला होता है तब क्या करता है? सबसे पहले वो, जैसे इधर आओ, तुम बताओ किस, जैसे अभी ये सिंपली कोई पक्षी ऐसे बैठा है, अब उसको उड़ना है या आपको भी उड़ने की एक्टिंग करनी है, तो आप क्या करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? एक्टिंग करो, उड़ने की एक्टिंग करो। जैसे हम लोग परी की एक्टिंग करो तो हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ हैं, और थोड़ा नीचे झुको, नीचे झुको। कौन कर सकता है? हाँ, आओ दिव्या जाओ। हाँ, जैसे मैं कहूँगी तुम परी की तरह या चिड़िया की तरह उड़ के दिखाओ। बच्चों को सिखाते हैं एक्टिंग करो, नहीं, अपने बॉडी को नीचे करो हैं और फैलाओ, उसके बाद ऐसे ऐसे करो। तो ऐसे ही चिड़िया क्या करती है, पहले अपने शरीर को थोड़ा फैलाती है, मतलब दोनों जो उसके जिस टांगों पे वो बैठती है ना उसको यूं फैलाती है और फुला लेती है, हवा भर लेती है, उसको हल्का कर लेती है और जोर से करके ऊपर उठ जाती है और फिर वो अपने परों को खूब ऊपर नीचे करती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब चिड़िया ऐसे करके उड़ती है या वो एक ही दिशा में, या बाएं या दाएं, ऐसे सीधी नहीं उड़ती, उसकी एक दिशा होती है, क्योंकि जो पूंछ होती है ना वो इसकी दिशा बतलाती है कि उसको इधर जाना है कि इधर जाना है। समझ रहे हैं? तो ये जो पक्षी होते हैं इनका पूरा शरीर पंखों से ढका होता है, पंखों से ढका होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, उड़ पाते हैं। शरीर हल्का होता है पक्षियों का भी और पंखों से ढका हुआ होता है। आप लोगों ने आपने जितने भी जानवर देखे हैं अभी तक, सबके जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मतलब उनमें 4 चीजें होती है ना, 2 हाथ 2 पैर, है ना, या 4 पैर होते हैं, चौपाई जिसको कहते हैं, गाय, भैंस, ये सब। हम लोगों में 2 हाथ 2 पैर होते हैं। एक्चुअली बर्ड्स में भी, चिड़ियाओं में भी थे पहले, बहुत पहले 2 हाथ जैसे होते थे, लेकिन उनके दोनों हाथ पंखों में बदल गए। जो ये अनुकूलन हुआ है ना, क्योंकि उनको उड़ने के लिए पंख चाहिए, उसमें मजबूत मांसपेशियां चाहिए। अगर हम लोग जब भी चिड़िया का वेश धारण करते हैं तो इन हाथों के ऊपर चुन्नी लगाते हैं, है ना, और उनको पंख बनाते हैं, क्योंकि चिड़िया का जो ये हिस्सा है वो पहले जो हाथ थे अब वो फैला के उनको पंखों की तरह कर लिया। मांसपेशियां वही हैं, उनके ऊपर पंख लग गए। तो जो अग्र पाद होते हैं
चिड़िया के, वो पंखों में बदल जाते हैं और मजबूत होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं आगे वाले, बाकी पूंछ के और बाकी जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। समझ गए हैं मेरी बात को कि आगे के जो पैर होते हैं चिड़िया के वो पंखों में बदल। आपने चील को देखा है ना? मैं चील का आपको चित्र बना के दिखाती हूँ। देखो, उसके दो ऐसे बड़े बड़े पंख दिखाई देते हैं, एक छोटी सी पूंछ दिखाई देती है और उसका शरीर इस तरह से होता है और ये अपनी चोंच में कोई जानवर लेके उड़ रही हो। तो ये जो पंख है एक्चुअली ये दो इसके आगे के हाथ वो उसमें बदल जाते हैं। अच्छा, जब भी आपने चील को देखा हो तो अक्सर आप ऐसे बनाते हो, है ना, ऐसे दो फैले हुए पंख, है ना, बाकी जरा सी पूंछ मतलब उसके पीछे ऐसे ही दिखती भी हवाई जहाज की तरह से। तो ये दो पंख हर चिड़िया में होते हैं जो इसको उड़ने में सहायता करते हैं। इन्हीं की सहायता से इनका शरीर धारा रेखित कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा रेखित का अर्थ क्या होता है? नाव के जैसा शरीर, धारा के पैरेलल। जैसे अगर हम उड़ते हैं तो हम ऐसे उड़ेंगे, ऐसे नहीं उड़ेंगे। मतलब जो उनका शरीर का जो हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, उसका भी शरीर भी धारा रेखित किया जाता है ना, कि जैसे ये आसमान है तो यूं उड़ता है, यूं नहीं उड़ सकता वो, मतलब धारा के साथ साथ, मतलब जमीन के पैरेलल जो भी चीज। तो इनका शरीर वैसे जब बैठेंगी तब नहीं होगा धारा रेखित, जब वो उड़ती हैं तब हो जाता है धारा रेखित। जब वो किसी डाली पर बैठी है चिड़िया तब धारा रेखित नहीं है, जब वो उड़ेगी तब वो अपने शरीर को धारा रेखित मतलब एरोप्लेन के जैसे बना। हम लोगों ने चिड़िया को देखकर ही तो एरोप्लेन का मॉडल बनाया है। पहले चिड़िया बनी कि पहले एरोप्लेन? पहले चिड़िया। जब वैज्ञानिक ने चिड़िया को उड़ते देखा तो उसके दिमाग में आया कि मैं ऐसी मशीन बनाऊं जो उड़ने लगे, तो उसने बिल्कुल चिड़िया के जैसा ही शरीर बनाया उसका। देखते हो ना एरोप्लेन, उसके दो साइड में बड़े पंख निकले होते हैं, उन्हीं की सहायता से उड़ता है। पूंछ होती है जिनकी सहायता से टर्न करते हैं। एरोप्लेन को टर्न करना होता है तो पूंछ, मछली की भी पूंछ दिशा बदलने में सहायता करती है, पक्षी की भी पूंछ दिशा बदलने में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट, इनकी जो हड्डी होती है खोखली, मुलायम नहीं, खोखली, मतलब पूरी हड्डियों में हवा भरी होती है, वायु भरी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से ऊपर उड़ जाते हैं। अब बताइए इसमें और इसमें कुछ फर्क है? इसमें हड्डी है ही नहीं, कीट में तो हड्डी, लेकिन पक्षी में हड्डी है लेकिन खोखली है, हल्की हड्डी है। जो लोग मुर्गी को खाते हैं, चिकन खाते हैं, उनको पता होगा कि हड्डी उनकी कितनी हल्की होती है। क्यों, बहुत सारे जो नॉनवेज खाना खाते हैं उन लोगों को पता होगा, या आप लोगों ने मुर्गों को बनते हुए देखा होगा, चिकन बनते हुए, तो उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं। और बताइए और क्या होता है? और जो इनके सांस लेने के फेफड़े होते हैं से जुड़े वायु कोश, जैसे फेफड़ा होते हैं ना, जिसमें हमारी हवा जाती बाहर आती, उनके वायु कोश बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें वो हवा भर लेती हैं और हल्की हो जाती है। चिड़िया का वजन हल्का हो जाता है। आपने हवा से भरे गुब्बारे नहीं देखे जो छोड़ते हैं एकदम उड़ जाते हैं? तो किसी भी चीज में हवा भरने से वो चीज हल्की हो जाती है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोश होते हैं जिनमें हवा भर जाती है और वो हल्के हो जाते हैं। वायु कोश के कारण उड़ते समय इनका शरीर हल्का होता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कीटों में और पक्षियों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं। आप जानते हैं कि अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका शरीर धारा रेखित और नौकाकार, मतलब नाव के आकार का होता है। अब एक बार हम लोग सब रिवाइज कर लें कि पक्षी में सबसे पहले तो पूरा शरीर पंखों से, दूसरा, तीसरा, और इनमें वायु कोश होते हैं जिनमें हवा भर जाने के कारण चिड़िया दूर दूर तक
उड़ सकती है। लेकिन हमने बहुत सारी चिड़ियां ऐसी भी देखी हैं जो बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ती, जैसे शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रिच तो उड़ ही नहीं सकता है, वो तो जंप करता है, थोड़ा थोड़ा खेल पंख। बतख, मोर कितना, जबकि मोर में कितने अच्छे पंख होते हैं। हमारे भारत का इतना सुंदर पक्षी है मोर, लेकिन उड़ नहीं सकता, थोड़ा सा ही उड़ता है। जरा सा बस पेड़ से जैसे जंप किया, एक उड़ान जरा सी भरते हैं, फिर बैठ जाते हैं, है ना। तो इन लोगों में जो मांसपेशियां होती है ना उड़ने वाली, जो ये वाली मांसपेशियां होती हैं अग्रपाद, ये बहुत ज्यादा मजबूत, अगर ये बहुत ज्यादा मजबूत होते तो ये लोग भी ऊंचा उड़ सकते। इनके शरीर की बनावट ऐसी है कि ये केवल थोड़ा थोड़ा ही उड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों का आज अभी अनुकूलन वाला पार्ट खत्म हो गया। हम लोगों के तीनों तरह के अनुकूलन हो गए, थल में, जल में और वायु में। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, परिचय कराना चाहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सालों पहले कई जीवों के जैसे यहाँ पे थे जमीन पर, लेकिन अब वो नहीं है। डायनासोर की, क्योंकि आप लोगों ने पिक्चर देखी है, आप लोगों को मालूम है। ऐसे ही कई जातियां हैं जो पहले थी लेकिन अब वो, तो ऐसा क्यों हो गया? नहीं, हाँ, जानवर ही नहीं बचे तो खाएंगे क्या? आपने ये डायनासोर के लिए कहा है। अभी अभी मैंने बताया अनुकूलन मतलब अपने शरीर को ढालना, पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालना। कहते हैं ना, कुछ जानवर अपने शरीर को अनुकूलित नहीं कर पाए, वो उन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाए, इसलिए वो इस दुनिया से विलुप्त हो गए, अब कभी दिखाई नहीं। आपको मालूम है एक जाति हमारे भारत में इतनी सुंदर जाति है जिसको कि हम अपना राष्ट्रीय पशु कहते हैं, बाघ, टाइगर। बहुत जल्दी जब आप शायद 50-60 साल के हो जाएंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि टाइगर भारत में हुआ करते थे, मतलब अब नहीं है, अब हुआ। जब आज से 40-50 साल के बाद हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि सारे टाइगर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जितनी जनसंख्या थी हमारे भारत में टाइगर्स की, उसकी आधी भी नहीं रही है। और आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि शिकारी लोग उनको शिकार कर देते हैं बेरहमी से, उनकी खाल के लिए या उनकी और किसी वस्तु के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उनको मार देते हैं, मतलब टाइगर्स को। अब लोग हम लोग के चिड़ियाघर में 2-4 जगह हम लोगों को दिखते हैं, शायद वो भी अब बाद में दिखाई दें। वो पता है क्यों नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं? क्यों बताएगा कोई? क्योंकि हम लोग जैव विकास पढ़ रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, पहाड़ों को काट के हम रेलवे लाइंस बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। तो वो लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में। तो उनके रहने के लिए कोई गुफाएं नहीं है। जब जंगल नहीं है तो उनके खाने के लिए कोई पशु नहीं है। जब वो भूखे रहेंगे तो मरेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, हम लोग उनका शिकार कर रहे हैं। अगर हम उनका शिकार करेंगे तो जनसंख्या कम होगी ही। अब जो डायनासोर है उसके बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? डायनासोर एक बहुत ही बड़ा जानवर था, छिपकली की जाति का है, जो हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर रहता था। लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि जो उसका शरीर था उसके हिसाब से उसको भोजन की भी जरूरत थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ इस पृथ्वी पर कि जिस जंगल में या जिस जगह पे वो रहता था, वो सारे जानवर खा जाने के बाद उसके लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो वो धीरे धीरे करके वो मरता गया भूख के मारे, और एक दिन ऐसा आ गया कि बचा ही नहीं। अगर वो पूरी जंगल में जानवर खाता जाएगा हजारों की संख्या में, तो वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन आखिर वो डायनासोर ही खत्म हो गया, क्योंकि उसमें कहते हैं बहुत ही, हाथी तो आप सबसे बड़ा मानते हो, है ना, थल पे रहने वाला, लेकिन उससे भी बड़ा था डायनासोर। अच्छा, अब आज हम जो इतना लेसन पढ़ रहे हैं, अनुकूलन और ये सब बातें, तो ये हमें साबित कैसे हुई कि लाखों वर्ष पूर्व ऐसा हुआ करता था? है? हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ऐसे हुआ करता था? पता है?
वैज्ञानिक लोगों ने बताया ना, तो उन्होंने क्या स्टडी की, उन्होंने क्या पढ़ा, खोज की। क्या खोज की? इतिहास के बारे में तो केवल राजा महाराजा, ये जानवर कहाँ होते हैं। उन्होंने जमीन को खोदा, जमीन को जब खोदा तो उसमें इनको कुछ चिन्ह मिले, कुछ निशानियां मिली, और फिर उनको वैज्ञानिकों को कई प्रमाण मिले कि सबसे पहले इस धरती पर कौन आया था। सबसे पहले सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते, पहले एक कोशिका बनी, फिर 2, फिर 4, फिर 8, आदमी सबसे लास्ट में। इंसान का विकास सबसे सुप्रीम है, इससे और अच्छा कुछ नहीं बना है। हम लोग लास्ट है विकास की सीढ़ी पे, समझ रहे हैं? हम लोग जो एक कोशिका से जो विकास हुआ, उसके जो अगर हम लोग विकास की पूरा एक सीरीज देखेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसान का शरीर है, वो लास्ट स्टेज पे आता है। इससे ज्यादा डेवलप्ड कोई बॉडी नहीं है इस संसार में। इंसान रूपी शरीर से बढ़कर अगर हम कहें कि हमसे ज्यादा सुपरमैन है, नहीं है, कोई नहीं है। सारे इंसानों का शरीर एक जैसा है। लेकिन जब ये एक कोशिका बनी, फिर 2, फिर 4, तो उन लोगों ने एक स्टडी की, उसको हम स्टडी को दिव्या को रब करो, उसको क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आज केवल आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रही हूं कि वो क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है, और जीवाश्म को देखकर ही जैव विकास के बारे में जितनी बातें हम आपको बताते हैं वो सब जीवाश्म की स्टडी से पता चलता है। अब इसमें जीवाश्म लिखो बोर्ड पे। आप लोग देखिए, मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ है? जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं, मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ। आप लोग घर में आटा गूंथते हैं, सब बच्चे अपने से हाथ दिखाओ, किसी ने अंगूठी पहनी हुई है? हाँ, अंगूठी पहनी है ना तुमने। कभी कभी क्या होता है, जब हम आटा गूंथते हैं और उसको जब ऐसे हम लोग मलते हैं ना आटे को, तो अगर हमें अंगूठी पड़ी होती है या हमें चूड़ी पहनी होती है और वो उसमें चली जाए तो उस अंगूठी का निशान, जैसे ये है, इसमें मैं इसको बना, निशान बना, बना कि नहीं? ये अंगूठी थी, और जैसे मैं ये तो मैंने क्ले लिया है, अगर आप आटे से भी कर सकते हो। देखो मैं ऐसे करूंगी, दूसरा निशान, ऐसे करूंगी, तीसरा निशान, ऐसे करूंगी, चौथा निशान। देखा? आपको बात समझ में आई कि ये निशान बन सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है? चाबी है। अब अगर मैं इसके अंदर इसको ऐसे दबाती हूं तो चाबी का निशान बन जाता है, बन जाएगा, है ना? अगर मैं ये हटा दूं तो भी आप बता सकते हो कि आंटी यहाँ पे चाबी का निशान है। चाबी तो है नहीं, चाबी तो छुपा दी मैंने, लेकिन आप लोग इसके चित्र को देखकर, इसके इंप्रेशन को देखकर बता सकते हो कि यहाँ चाबी थी कभी, है ना? यहाँ कभी चाबी रखी गई थी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बोर्ड दिखाती हूँ जो सबको आज लगेगा कि हम लोग नर्सरी क्लास में आ गए, है ना? अच्छा, इस बोर्ड पे देखिए, है ना? ये पहला क्या है? ए, और दूसरा बी। अच्छा, इसने बोला पहला ए है, दूसरा बी है। अच्छा, अब मैं इसको हटा रही हूँ, तब भी ए लग रहा है, तब भी ए। देखो यहाँ पर बी नहीं है, तब भी ये बोल रही है ना कि बी है, क्योंकि बी का निशान पूरा दिख रहा है। ये सी का, ये डी का है, ये ऐसे पूरा आपको खांचा दिख रहा है। तो आज से लाखों वर्ष पूर्व जब जीव पैदा हुए, तो जब जीव मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? मिट्टी में दब जाते हैं। भूकंप आता है, मिट्टी आती है, बाढ़ आती है तो मिट्टी में दबते हैं। कोई भी जानवर मरता है, हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं, उसको जलाते कहाँ हैं? हम लोग मिट्टी में दबाते हैं। या समझिए अगर वो सड़ रहा है, जहाँ कब्र बन गई है, तो भी मांस तो गल जाएगा लेकिन हड्डी नहीं। तो जब वैज्ञानिकों ने ये खोज शुरू की, जब चट्टानों में उनको जीवों के चिन्ह दिखाई दिए, समझ रहे हैं? जैसे मेढक के हाथ का निशान,
हड्डी के पूरा हाथ का निशान दिखाई दिया, बिच्छू का पूरे शरीर का वो ढांचा, समझ रहे हो आप, जैसे ये दिख रहा है ना इंप्रेशन, ऐसे उनको चट्टानों के अंदर जब जीवों के चिन्ह दिखाई दिए तब उन्होंने उसकी सीरीज बनाई। उन्होंने कहा कि जब हम मिट्टी को खोदना शुरू किया, जैसे ये समझिए अर्थ है हमारी, वो लोगों ने खोदना शुरू किया अंदर, यहां पर कुछ और चिन्ह मिले, फिर थोड़ा और अंदर गए, यहां पर कुछ और चिन्ह मिले, फिर कुछ और अंदर गए, यहां पर कुछ और चिन्ह मिले। ऐसे उन लोगों ने सीरीज बनाई और पता लगा कि सबसे पहले एक कोशिका वाला जीव था, फिर ज्यादा कोशिकाओं वाले, फिर हड्डियों वाले, फिर बिना हड्डियों वाले, उसके बाद हड्डियों वाले। इस तरह से उन्होंने जीवाश्म को स्टडी किया, अध्ययन किया और उन्होंने हमें जैव विकास के बारे में बताया। तो जीवाश्म हम क्या कहेंगे, पता है जीवाश्म क्या होते हैं? पुरानी चट्टानों में दबे हुए अवशेषों को, जीवों के अवशेष क्या होते हैं? हड्डी। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को एक बात बताई कि जैसे ये मतलब ये हार्ड है ना, तभी तो उसका निशान बना, ऐसे मुलायम चीज का तो नहीं बनेगा ना, थोड़ा सा ही बनेगा। अब जैसे अब मांस है, मांस का नहीं बनेगा, लेकिन जब अगर मेरा ये पंजा सब मांस हटा दूं तो केवल हड्डियां होंगी, तो वो हड्डियों का तो निशान दिखेगा ना। इसीलिए जो कशेरुकी थे उनके ज्यादा मिले, जो कशेरुकी जीव थे उनके निशान ज्यादा मिले। हम अब कभी भी आप गार्डन में कभी काम करोगे ना, तो कोई ईंट या कोई चीज उठा के देखना, आपको जरूर वहां पे कॉकरोच या सांप या इस तरह का निशान दिखेगा। अच्छा, कभी कभी हम लोग जंगलों में पैरों के निशान से शेर का पता कर लेते हैं कि यहाँ शेर के पंजे का निशान है, जरूर यहाँ पर शेर गया होगा, है ना। तो ये इसी तरह के अवशेष, लेकिन कहाँ? चट्टानों के अंदर जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते। और जिस शाखा में, जिस में ये पढ़ाया जाता है, मतलब जिस क्लास में या जिस बुक में, उसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। समझ गए? जो साइंटिस्ट इसके बारे में खोज करते हैं उनको जीवाश्म वैज्ञानिक कहा जाता है, और इंग्लिश में इसका नाम है फॉसिल्स। इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल्स। अब आप लोग भी आज ऐसे करना कि जब घर में हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, साबुन में बहुत अच्छा बनता है। साबुन में चाबी डालोगे ना, फट से वैसी बन जाएगी, मुलायम साबुन होता है। अब समझ गए कैसे जीवाश्म बनते हैं? आज आपका होमवर्क है, एक एक जीवाश्म सब बना के आएंगे, छोटी साबुन की टिकिया में। खिलौना भी बना सकते, ठीक है?